Hello, welcome, and assalamu alaikum. Welcome back to this channel, JK Bose Foundation classes. As you know, I'm myself Malik Ghazi Shaukat, and I am your physics mentor. So, dear students, we are back with another amazing session. और आज के सेशन में हम क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है दैट इज सम नेचुरल फिनोमेनन्स का डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दैट इज सम नेचुरल फिनोमेनन्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज क्या होती है और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वी विल सी चार्जिंग ऑफ बॉडीज, हम अब बॉडीज को चार्ज कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी लाइटनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। लाइटनिंग कैसे होती है, लाइटनिंग से बचने के तरीके क्या क्या हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना इज फिनोमेनन ऑफ अर्थक्वेक। हम अर्थक्वेक के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थक्वेक आकर कैसे होता है और इससे भी बचने के तरीके हम देखने की कोशिश करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ दैट इज व्हाट दिस चार्ज इज। ये चार्ज आखिर होती क्या है। चार्ज जो है इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच मैटर एक्सपीरियंसेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। चार्ज जो है ये मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो मैटर है वो एक्सपीरियंस करता है, उस पे लगता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। ये जो चार्ज है इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज मैटर की है, इनमें से एक प्रॉपर्टी जो है दैट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसकी वजह से मैटर जो है उस पे लगता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। तो चार्ज को समझने के लिए हम पहले एक एक्टिविटी करते हैं। अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे वहां पर भी आपको ये एक्टिविटी मिलेगी, तो इससे हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट दिस चार्ज इज। तो एक्टिविटी में क्या है, आपके पास दो प्लास्टिक रॉड्स हैं, एक प्लास्टिक रॉड और दूसरी प्लास्टिक रॉड, और इसके अलावा आपके पास दो ग्लास रॉड्स हैं। ठीक, आपके पास दो प्लास्टिक रॉड्स और दो ग्लास रॉड्स हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इन दो प्लास्टिक रॉड्स को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इंटरैक्ट। तो जब आप इन दो को इंटरैक्ट करवाएंगे तो आप पाएंगे ना ये प्लास्टिक रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना रिपेल करती है। ऐसे ही दो ये जो ग्लास रॉड्स हैं ना ये अट्रैक्ट करती है ना ये रिपेल करती है। यहां तक बात समझ में आई। तो अब क्या करना है नेक्स्ट, अब हम इस प्लास्टिक रॉड को फर के साथ आप क्या करेंगे, कॉटन के साथ क्या करेंगे, रब करेंगे। इसी प्लास्टिक रॉड को, इन दो प्लास्टिक रॉड्स को आपने क्या करना है, फर या कॉटन के साथ आप इसको क्या कर सकते हैं, रब करें। ऐसे ही इस ग्लास रॉड को आप सिल्क के साथ क्या करेंगे, रब करेंगे। तो आफ्टर रबिंग आप क्या पाएंगे, ये दो प्लास्टिक रॉड्स जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ऐसे ही ये दो ग्लास रॉड्स जो हैं ये एक दूसरे को अब रिपेल करने लगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। क्या देखा आपने, पहले जो प्लास्टिक रॉड्स थी जब तक हमने इनको रब नहीं किया था तो ये दो एक दूसरे पे ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही थी ना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रही थी। बट जब हमने इनको रब किया विद फर या सिल्क कॉटन, तो आफ्टर रबिंग ये दो ये प्लास्टिक रॉड्स जो है एक दूसरे को रिपेल करने लगी। ऐसे ही यहाँ पे सिल्क और ग्लास जो है, जब इनको रब किया आपने इन ग्लास रॉड्स को विद सिल्क, तो आफ्टर रबिंग क्या पाया आपने, ये दो ग्लास रॉड्स एक दूसरे को रिपेल करने लगी। तो ऐसा क्या हुआ इन प्लास्टिक रॉड्स और ग्लास रॉड्स में कि आफ्टर रबिंग ये एक दूसरे को रिपेल करने लगे। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से, जो प्रॉपर्टी इन ग्लास रॉड्स पे आई जिसकी वजह से ये आप एक दूसरे को रिपेल करने लगी, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तभी हमने कहा चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच इट एक्सपीरियंसेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब इस रबिंग की वजह से, इस ग्लास रॉड पे, इस रबिंग की वजह से इस प्लास्टिक रॉड पे एक प्रॉपर्टी आई जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करने लगे, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक सर, यहां तो हमें समझ में आया रिपल्शन। अब हमें समझाइए अट्रैक्शन कैसे होती है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करेंगे, अब आप इस प्लास्टिक रॉड और एक ग्लास रॉड को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करवाएंगे, तो आप क्या पाएंगे, ये दो जो है प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
तो यहां से अब आपको बात समझ में आ रही है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से मैटर जो है, ये ग्लास रॉड क्या है, प्लास्टिक रॉड क्या है, ये तो मैटर ही है। इसकी वजह से दो बॉडीज, दो मैटर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और सेम एट द सेम टाइम एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं। तभी हमने कहा चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच मैटर एक्सपीरियंसेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। तो ये बात आप याद रखिए। तो यहां से हमें चार्ज का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहा है। इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो इस बॉडी पे, इस मैटर पे आ रही है, जिसकी वजह से मैटर फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज समझ में आया हो। चार्ज को जो है, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, क्यू से इसको डिनोट किया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब आप चार्ज को कैसे मेजर किया जाता है, इसका एसआई यूनिट क्या है? जैसे मैस, आपको किसी बॉडी का मैस मेजर करना है तो क्या करते हैं आप उस बॉडी को कहते हैं इट इज 1 kg, इसका मैस जो है 1 kg या 2 kg। अब अगर आपने चार्ज को मेजर करना है, आपने बोलना इस बॉडी पे चार्ज कितनी है, तो जो आप यूनिट्स यूज करते हैं, ऐसा यूनिट्स यूज करते हैं, वो होता है कूलम्स में आप उसको मेजर करते हैं। जैसे आप कहेंगे इस बॉडी पे चार्ज है 1 कूलम, 2 कूलम एटसेट्रा। तो यहां तक आपको आई होप बात समझ में आई होगी। The body which possessing charge is called the charged body। अब जिस बॉडी पे चार्ज आ रही है, जिस बॉडी पे चार्ज आ रही है, अब जिस बॉडी पे चार्ज आ रही है, यहाँ पे चार्ज नहीं थी, अब इस पे चार्ज आ रही है, इसको हम कहते हैं चार्जड बॉडी। और जो पहले अनचार्जड बॉडीज है, जो अभी तक एक दूसरे में फोर्स नहीं लगा रही थी, उनको हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडीज। क्या कहते हैं? न्यूट्रल बॉडीज। तो न्यूट्रल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगा रही हैं, बट चार्जड बॉडीज आर दोस बॉडीज जो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा रही। नेक्स्ट, the body which does not possess charge is called neutral bodies। वही तो हमने बताया कि वो बॉडीज जिनके पास चार्ज नहीं होती है उनको क्या कहते हैं? न्यूट्रल बॉडीज। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। अब हम जानने की कोशिश करेंगे चार्ज की कितनी टाइप्स हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। देखिए, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज जो है ये दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव। सर हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे है और नेगेटिव चार्ज कहां पे है? हमें ये समझाइए। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कैसे पाया कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ चार्ज है। जरा देखिए, यहाँ पे ये दो रॉड्स क्या कर रही है? रिपल्शन। यहाँ पे ये दो रॉड्स क्या कर रही है? रिपल्शन। बट यहाँ पे ये दो रॉड्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे भी रिपल्शन, यहाँ पे भी रिपल्शन, बट यहाँ पे अट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ अगर इन दो बॉडीज पे सेम चार्ज होती, अगर चार्ज सिर्फ एक टाइप की होती, तो यहाँ पे भी रिपल्शन होनी। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पे जब हमने एक्टिविटी परफॉर्म की तो यहां से हमें क्या मिला? यहाँ पे रिपल्शन और यहाँ पे अट्रैक्शन। अगर चार्ज सिर्फ एक टाइप की होती तब क्या होती? तब यहाँ पे भी रिपल्शन होती, बट हमने पाया यहाँ पे क्या है? अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो टाइप्स की चार्ज, एक की वजह से रिपल्शन होती है और दूसरी चार्ज की वजह से जो है वहां पे दो बॉडीज जो है एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमारे पास दो टाइप्स की चार्ज होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। बाय कन्वेंशन, चार्ज ऑन ग्लास रॉड रब्ड विद सिलिक क्लॉथ इज टेकन एज पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो ग्लास रॉड पे चार्ज आई, जब हमने इसको सिलिक के साथ क्या किया? रब करवाया, जो इस पे चार्ज आ रही है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ये कन्वेंशन है, मतलब हम इसको मानते हैं ऐसा यूनिवर्सली, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों हम मानते हैं इसको पॉजिटिव चार्ज। ये कहा गया कि हम मानेंगे इसको पॉजिटिव चार्ज यूनिवर्सली, वही एक्सेप्ट किया गया है। और जो चार्ज आ रही है किस पे? प्लास्टिक रॉड पे, इसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज। ये भी आप याद रखेंगे। तो चार्जेस दो टाइप की होती हैं, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव और दूसरी को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव। जो चार्ज आ रही है ग्लास रॉड पे वो होती है पॉजिटिव चार्ज, और जो चार्ज प्लास्टिक रॉड पे आई है उसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? सिंपली आप याद रखेंगे चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। अब आपकी मर्जी है, आप किसको मान सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपकी मर्जी है, बट यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है कि जो चार्ज आ रही है ग्लास रॉड पे दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, एंड जो चार्ज आ रही है किस पे? प्लास्टिक रॉड पे, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो वही हमने लिखा, बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन ग्लास रॉड रब्ड विद सिलिक क्लॉथ is taken as positive and charge on plastic rod rubbered with cotton cloth is taken as negative। बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात, लाइक चार्जेस जो हैं
चार्जेस ऑफ सेम टाइप जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जब हमने इन दो प्लास्टिक रॉड्स को रब करवाया फर्श से या कॉटन क्लॉथ से, तो क्या हुआ, इन दो पे चार्जेस आई और उन दो चार्ज सेम टाइप की चार्ज आ रही है क्योंकि दोनों प्लास्टिक की रॉड है, दोनों को रब किया गया है सिल्क के साथ, तो इन पे सेम टाइप की चार्ज आ रही है, तब ये क्या कर रही है, रिपल्शन। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ग्लास रॉड्स हैं, दोनों को सिल्क के साथ क्या करवाया गया, रब, तो इन पे जो चार्ज आ रही है वो सेम टाइप की और सेम टाइप की होने की वजह से ये कर रहे हैं, रिपल्शन। बट अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रही है, अट्रैक्शन, क्योंकि प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज आ रही है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लास रॉड, तो इन दो बॉडीज पे अब चार्ज क्या है, डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, अट्रैक्शन। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि लाइक चार्जेस, जो सेम टाइप की चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स की चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। वही हम लिखा, अनलाइक चार्जेस ऑफ डिफरेंट टाइप अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां तक आई होप आपको सभी कुछ जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, हाउ टू चार्ज द बॉडी। अब हमें समझ में आया कि बॉडीज चार्ज जो है वो हम कर सकते हैं, बॉडीज पे चार्ज होती है, और चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से मैटर जो है वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब हमें नेक्स्ट ये देखना है कि हम बॉडीज को चार्ज कैसे कर सकते हैं। अब ये बॉडीज पे चार्ज कैसे आती है, तो समझते हैं पहले। अगर हम बात करेंगे मैटर की, कोई भी बॉडी क्या होती है, वो मैटर ही होती है। और आपने ये भी सुना होगा मैटर जो है वो किसका बना होता है, एटम्स, और एटम इटसेल्फ किसका बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसका बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपने सुने होंगे। एक तो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और लास्ट वन इज न्यूट्रॉन। तो ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में आपने सुना होगा। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मैटर में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इस पे चार्ज आती है। तो उसको समझने के लिए हम देखते हैं पहले मैटर किसका बना, एटम्स का, और एटम किसका बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हमारे पास बहुत सारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, बट तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप सभी ने सुने होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, तो अब हमने जब क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करवाया, प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करवाया, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करवाया। तो जब हमने ऐसा किया, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करवाया, प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करवाया, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करवाया, तो हमने क्या पाया, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे पे कोई भी फोर्स, नो फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। इसका यही मतलब हुआ कि असल में जो चार्ज मैटर पे होती है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो तो हर किसी मैटर में होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन, तो हर कोई बॉडी चार्जड बॉडी क्यों नहीं होती? तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं किसकी, कार्बन एटम की। हमारे पास एक कार्बन एटम है और इस तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे हाउ टू चार्ज अप द बॉडी। अब हमने देखा कि चार्ज जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक को पॉजिटिव कहते हैं और दूसरे को नेगेटिव कहते हैं, और इसकी वजह से जो है मैटर एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी हमने कहा कि जिस बॉडी पे चार्ज नहीं होती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी। और जिस बॉडी पे चार्ज होती है उसको हम कहते हैं चार्जड बॉडी। उसको हम क्या कहते हैं, चार्जड बॉडी। तो यहां से अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस न्यूट्रल बॉडी में ऐसा क्या है, क्या नहीं है कि इसको हम चार्जड नहीं कहते, और इस चार्जड बॉडी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस पे चार्ज। वही हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में, जब हम ये एक्टिविटी कर रहे थे, कौन सी वाली, ये वाली एक्टिविटी, तो हमने प्लास्टिक रॉड को, जब यहां पे रिपल्शन हो रही थी और यहां पे भी रिपल्शन, यहां पे भी अट्रैक्शन, एज सच हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि इस बॉडी पे, इस ग्लास रॉड पे एज सच हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा जिसकी वजह से यहां पे रिपल्शन हो रही।
बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग, ये प्लास्टिक रॉड, इसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, ये हमें सेम दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं हो रही है, और यहाँ पे ऐसा क्या है इस बॉडीज पे कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है, वही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी और दूसरी है चार्जर बॉडी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस न्यूट्रल बॉडी को चार्जर बॉडी कैसे बनाया जाएगा। तो हम पहले देखते हैं न्यूट्रल बॉडी। मैटर जो है किसका बना होता है, ये बना होता है एटम्स का। सिंपल, किसका बना होता है, एटम्स का, आप सभी को पता है। और एटम इटसेल्फ बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। किन का बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां पे मैटर इटसेल्फ बना होता है एटम्स का, और एटम इटसेल्फ बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनमें आपने सुने होंगे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड लास्ट वन इज न्यूट्रॉन। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके पास होते हैं। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो मैटर जो है, कोई भी मैटर किसका बना होता है, एटम्स का, और एटम इटसेल्फ किसका बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे न्यूट्रल बॉडी में ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे होते हैं, और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे चार्जर बॉडीज में ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे। ठीक, अब जब हमने क्या किया, हमने पहले इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करवाया, प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करवाया, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करवाया, तो हमने पाया इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, रिपेल। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन नो फोर्स, कोई भी फोर्स एक दूसरे पे नहीं लगाते। तो यहां से हमें बात समझ में आई कि सारा जो खेल है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इस मैटर में होते हैं, और ये एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्शन। प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या लगाएं, रिपल्शन। अगर हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखा तो वो एक दूसरे पे अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रही थी, लगा रही थी। बात समझ में आ रही? तो खेल किसका, इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से न्यूट्रल बॉडी में क्या, न्यूट्रल बॉडी क्या बनती है, चार्जर बॉडी, या इन्हीं की वजह से किसी बॉडी पे क्या होती है, चार्ज। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे थे, प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या कर रहे थे, रिपेल। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर क्या कर रहा है, रिपल्शन। प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या है, मैटर क्या कर रहे हैं, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट, दोनों क्या है, मैटर। तो खेल असल में इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे ही की वजह से ही किसी बॉडी पे क्या आती है, चार्ज। अब वही देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ज कैसे आती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे एक न्यूट्रल बॉडी, हम लेंगे कार्बन एटम। कार्बन क्या है, अभी न्यूट्रल। और आपने ये भी सुना होगा कि कार्बन में क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, न्यूट्रल कार्बन एटम में क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स। सर यहां पे भी तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्यों नहीं लगा रहे? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां पे भी तो इस बॉडी पे चार्ज होनी चाहिए। मैटर तो बना ही होता है इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, तो हर कोई बॉडी जो है वो क्या होनी चाहिए, चार्जड बॉडी, क्योंकि उसमें क्या है, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। बट ऐसा नहीं होता है, तो व्हाट इज द कॉज? तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे। 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे आप देखेंगे ये प्रोटॉन्स, 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितना ये प्रोटॉन याद रखेंगे, यहां पे ये बॉडी में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जितने उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हमने एक जगह पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखा, और इसको किसके साथ इंटरेक्ट करवाया, इलेक्ट्रॉन के साथ। ध्यान रखेंगे यहां पे, अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे के एक सिस्टम में रखेंगे और यहां से ले आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ही होता, अगर यहां पे सिर्फ प्रोटॉन होता तो यहां पे क्या होती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता। अगर यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता तो क्या लगता, फोर्स ऑफ रिपल्शन। पर जब हमने पाया यहां पे ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था ना फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने एक दूसरे की चार्ज को क्या किया, नलिफाई, जीरो बना दिया। बात समझ में आ रही? तो ऐसे 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की चार्ज को क्या कर रहे हैं, नलिफाई। तो इस पे नेट चार्ज जो आ रही है, नेट चार्ज कितनी है, 0। नेट चार्ज कितनी है, 0। ये बात आप याद रखेंगे कि अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है
तब वो एक दूसरे की चार्ज को क्या बना देते हैं, जीरो, और एज सच एज ए होल ये बॉडी क्या बनती है, न्यूट्रल बॉडी, मतलब इस बॉडी में चार्ज नहीं आती है। तो बात आप याद रखेंगे, न्यूट्रल बॉडी में क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे की चार्ज को नलिफाई करते हैं, और ये बॉडी जो है इस पे नेट चार्ज क्या आती है, जीरो। एट द सेम टाइम अब हम देखेंगे चार्जर बॉडी में ऐसा क्या है। अब बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, हम यहां इस न्यूट्रल बॉडी से, न्यूट्रल बॉडी में जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है, जो 1 था, या ये जो ये बैलेंस्ड रेशियो है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इस बैलेंस को आपने खत्म करना है, तो हम बना सकते हैं न्यूट्रल बॉडी को, क्या बना सकते हैं, चार्जर बॉडी। फॉर एग्जांपल मैंने इस कार्बन एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो यहां पे क्या रहेंगे, 6 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन्स। इन 6 प्रोटॉन्स, ये 6 प्रोटॉन्स में 5 प्रोटॉन्स इन 5 इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज को क्या बनाएंगे, जीरो बना देंगे, बचाना एक प्रोटॉन, और इस एक प्रोटॉन की वजह से इस बॉडी पे क्या आई, पॉजिटिव चार्ज। और यही बात अगर इलेक्ट्रॉन एक देंगे, ऐड करेंगे, तो बनेंगे 6 प्रोटॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे नेट चार्ज क्या आएगी, 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। तो बॉडी, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, हम वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, या इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमें मिलेगी एक चार्जड बॉडी। तो यही मेथड है कि हम बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी में ऐसा क्या है जो चार्जर बॉडी में ऐसा क्या है जो न्यूट्रल बॉडी में नहीं है। चार्जर बॉडी में क्या है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो जो है, ये इसको हमने क्या किया, अनबैलेंस, इसको हमने क्या किया, डिस्टर्ब। यहां पे दोनों क्या है, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो नेट चार्ज क्या आती है, जीरो। यहां पे दोनों क्या जो है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो अनइक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट होती है, तो नेट चार्ज इस बॉडी पे कुछ आती है, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो यही है मेथड कि हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जा सकता है, तो खेल यही है ना कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है या तो इलेक्ट्रॉन देना है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने का तरीका क्या है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, और उसी बेसिस पे हम कहते हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग बहुत सारे हैं। तो बॉडीज को हम डिफरेंट तरीकों से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, वही अब हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो है दैट इज चार्जड बाय रबिंग, या इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या कह सकते हैं इसको हम, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। सबसे पहला मेथड है कि हम बॉडीज को कैसे चार्ज कर सकते हैं, उनको रब करके चार्ज कर सकते हैं, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। खेल क्या है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, या किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को ले आना है, क्योंकि प्रोटॉन हम बाहर नहीं निकाल सकते, ना हम किसी एटम में डाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस से प्रोटॉन को बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन वहां पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स से, जिसको हम नाम ही देते हैं स्ट्रांग फोर्स। बात समझ में आई। तो प्रोटॉन को बाहर निकालना या किसी एटम में प्रोटॉन को ऐड करना ये पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए हम प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन को आसान निकालना भी होता है और ऐड करना भी होता है, तो खेल यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करने का है या इलेक्ट्रॉन निकालने का है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किसी बॉडी से किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज अब कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक दूसरे की चार्ज को ये क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। तो अगर हमें इसको चार्ज करना है तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर नहीं होने चाहिए, वही खेल है। मतलब अगर मैंने इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाला, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन्स कम होंगे, तो नेट चार्ज इस पे क्या आएगी, एक इलेक्ट्रॉन की या दो इलेक्ट्रॉन की, तो ये बनेगी नेगेटिव। क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो नेट चार्ज किसकी आएगी, प्रोटॉन की नेट चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो इस पे क्या आएगी, इस बॉडी पे क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज। वही हमने देखा कि हम यहां से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे निकाल सकते हैं या किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है रबिंग की वजह से। हम दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रब करेंगे। रबिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोडक्शन की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से बाहर निकलेगा और एक बॉडी से, जब मैं यहां से फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर को अपने हाथ से रब करवा रहा हूं तो क्या होगा, यहाँ पे हीट प्रोडक्शन हो रही है और हीट प्रोडक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां से निकल के मेरे हाथ में जाएगा। जरा बोलो अब क्या होगा, पहले मेरे हाथ में क्या थे, नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे तो ये न्यूट्रल बॉडी थी। ऐसे ही इस बॉडी में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या थी, सेम, तो ये भी न्यूट्रल बॉडी थी। जब मैंने रब करवाया, रबिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ। अब देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इस पे क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ज्यादा प्रोटॉन्स, तो इस पे क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम कहते हैं चार्ज बाय रबिंग। रबिंग की वजह से वो किसी बॉडी का चार्ज होना। जैसे हम यहाँ पे भी एक्टिविटी में हमने देखा, हमने इन दो बॉडीज को रब करवाया, रबिंग की वजह से इस पे क्या आई, चार्ज। दो बॉडीज को रब करवाया तो क्या आई, चार्ज। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय rubbing. In this method of charging, bodies in which two bodies are rubbed with each other. It's a method of charging. Sorry, it's a method of charging in which चार्जिंग बॉडीज इन विच टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर। एक ऐसा मेथड है चार्जिंग का जिसमें हम दो बॉडीज को क्या करेंगे, चार्ज। और बॉडीज जब रब करवाएंगे तो वहां तो हीट प्रोडक्शन होगी, हीट प्रोडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जाएगा दूसरी बॉडी में, एक बनी पॉजिटिव और दूसरी क्या बनी, नेगेटिव चार्ज। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, चार्जिंग ऑफ ग्लास रॉड, जो अभी हमने देखा। ग्लास रॉड को भी ऐसे ही कैसे चार्जिंग बाय रबिंग से क्या किया जाता है, चार्ज किया जा रहा है। और चार्जिंग ऑफ क्लाउड्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं वो भी रब होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करवाते हैं, रब करवाते हैं। और रबिंग की वजह से क्या होता है, वो क्लाउड्स भी एक दूसरे मतलब वो भी क्या बनते हैं, चार्जड बॉडी। इन दिस मेथड चार्जिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडीज बीइंग रब्ड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इस मेथड की वजह से दो बॉडीज पे इक्वल पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज बन जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने इन दो बॉडीज को क्या किया, रब, अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ तो इस पे क्या आएगी, एक इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज, बट एट द सेम टाइम इस पे क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज। बट उन दोनों का अमाउंट क्या है, इक्वल। जितनी इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही इस पे नेगेटिव चार्ज आएगी। किसमें पॉसिबल है, इस वाले मेथड में। इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय रबिंग, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अब हम देखेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम चार्ज को कैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आर स्टैटिक एज दे डू नॉट मूव। अब जो रबिंग की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होती है वो एक ही मतलब वो स्टैटिक होती है, वो मूव नहीं करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती है। चार्जेस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर, तो हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक करंट। सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू इजीली मूव थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। तो वो सब्सटेंसेस जो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फ्लो करने देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। इसमें आएगी एग्जांपल मेटल्स जैसे आयरन और कॉपर। और सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिक करंट को एक मतलब अच्छे से इजीली एक दूसरे मतलब वन बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होने देते, उनको हम कहते हैं बैड कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल आयरन, वुड। व्हेन अ चार्जड बॉडी लूजेस इट्स चार्ज द बॉडी इज सेड टू बी डिस्चार्जड। अब अगर आपके पास एक बॉडी है, ये पहले चार्जड बॉडी थी, अगर अब ये बॉडी चार्ज लूज करेगी, ये बनेगी न्यूट्रल बॉडी, तब हम कहेंगे ये बॉडी जो है ये क्या हुई, डिस्चार्ज। The process by which charges on a body is transported in earth is called earthing। और एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो है जिसको हम कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग में क्या होता है कि किसी भी बॉडी का जो चार्जड बॉडी है उसकी चार्ज को हम अर्थ की तरफ ट्रांसफर करवा रहे हैं, उस मेथड को हम कहते हैं, उस फिनोमेना को हम कहते हैं अर्थिंग। जो आपके घर के मतलब घर में भी की जाती है अर्थिंग। अर्थिंग से क्या होता है, चार्जड बॉडी से कोई भी बॉडी अगर चार्जड है उसकी उस चार्ज को हम ट्रांसफर करवा सकते हैं कहाँ की तरफ, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ जो है इसका पोटेंशियल जो है ऑलवेज लो होता है और इसकी ये एक्ट करता है एज ए सिंक, जिसकी वजह से हम किसी भी चार्ज को ट्रांसफर करवा सकते हैं टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्कोप जो है द डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर एनी बॉडी इज चार्जड और नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कोई बॉडी चार्जड है कि नहीं है। तो सिंपल साइज का इसकी डायग्राम है और सिंपल सा इसका सेटअप है कि हम देखें हम कैसे देख सकते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या है, यहाँ पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी मेटल का बना होता है। और फिर ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये भी किसके साथ, मेटेलिक रॉड के साथ कनेक्टेड होता है। मेटेलिक रॉड के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। ध्यान देंगे यहां पे ये जो है सबसे पहले इसके सबसे ऊपर क्या होता है, मेटेलिक। सबसे पहले क्या होता है, ये एक जिसको हम कहते हैं मेटेलिक डिस्क या नॉब लाइक स्ट्रक्चर, यही होता है। इसके बाद ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है इस मेटल रॉड के साथ कनेक्टेड होता है और एट द एंड ये मेटल रॉड जो है ये हम कनेक्ट करवाते हैं
किसी मेटल के लीव्स के साथ। मतलब हम क्या बनाते हैं, ये मेटल को कन्वर्ट करते हैं क्या, किसमें, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में। तो वही यहाँ पे कनेक्टेड होता है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब अगर कोई बॉडी हमें देखनी है ये चार्जड है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उस बॉडी को टच करवाएंगे इस नॉब के साथ। देखें, नॉब के साथ जब हमने इसको टच करवाया, ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूं, जब हमने इसको नॉब के साथ टच करवाया तो क्या होगा, इस बॉडी पे जो चार्जेस थी, ये मेटेलिक है, ये मेटेलिक है, तो वो चार्जेस कहां की तरफ होंगे ट्रांसफर, वो चार्जेस कहां की तरफ ट्रांसफर होंगे, इस मेटेलिक नॉब की तरफ। और ये नॉब से वो चार्जेस कहां की तरफ जाएंगे, इन लीव्स की तरफ, क्योंकि हर किसी जगह पे क्या लगा हुआ है, कंडक्टर, और कंडक्टर जो है वो इजीली चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने देता है। तो लास्ट पे क्या होगा, यहाँ पे ये दो लीव्स हैं, इन पे भी चार्ज आई। फॉर एग्जाम्पल इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज थी, ये पॉजिटिव चार्ज पहले इस नॉब पे आएगी, और नॉब की वजह से इस मेटेलिक रॉड पे आएगी, और मेटेलिक रॉड से निकल के ये आएगी इन लीव्स पे, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। जरा बोलो क्या होगा, ये जब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपल। इसका मतलब ये लीव्स जो है ये एक दूसरे से क्या, दूर भाग जाएंगे, और हमें ये पता चलेगा कि इस बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज होगी वो भी यहीं से ट्रांसफर होगी, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ऐसे हमें पता चलता है कि कोई बॉडी चार्जड है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्कोप। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ क्लाउड्स इज कॉल्ड लाइटनिंग। तो अभी हमने पढ़ा था कि क्लाउड्स जो है वो कैसे एक दूसरे को, मतलब वो रब करके, जब एक दूसरे से रब करते हैं वो क्या बनते हैं, चार्ज। तो जो अब बहुत सारी चार्जेस जब क्लाउड्स पे आएंगी तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्लाउड जो है वो अपनी चार्ज को, अपने आप को डिस्चार्ज करना चाहता है। मतलब पहले वो चार्जड था, अब वो चाहता है कि मैं न्यूट्रल हो जाऊं। जब वो अपनी इस चार्ज को किसी और सब्सटेंस की तरफ क्या करेगा, ट्रांसफर करवाएगा, उसको हम कहते हैं लाइटनिंग। वही हमने कहा, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ क्लाउड्स इज कॉल्ड लाइटनिंग। जब क्लाउड्स जो है वो अपनी चार्ज को क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, डिस्चार्ज, मतलब जो उन पे चार्ज होती है वो किसी दूसरी बॉडी को देंगे, खुद बनेंगे न्यूट्रल बॉडीज। तो हम उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग। क्लाउड्स आर चार्जड बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, दैट इज बाय रबिंग। जो अभी हमने पढ़ा, क्लाउड्स जो है वो एक दूसरे के साथ रब करते हैं और उसी रबिंग की वजह से उन पे क्या आती है, चार्ज। Vigorous movement of air currents causes separation of charges. Thus, upper part of clouds becomes positively charged and lower part negatively charged. जब विग्रस मूवमेंट ऑफ क्या होती है, एयर करंट्स होती है, जब ये मतलब एयर करंट्स, मतलब एयर जो है ये बहुत ज्यादा विग्रसली मूव कर रहा है, तो क्या होता है कि अपर पार्ट जो है क्लाउड का वो बनता है पॉजिटिव चार्ज, और लोअर पार्ट क्या बनता है, नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस आल्सो गेट accumulated on the surface of earth due to induction. एक और मेथड है, एक और मेथड ऑफ चार्जिंग है जिसको हम कहते हैं इंडक्शन की वजह से। जरा देखिए यहां पे क्या होगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक दो क्लाउड्स हैं, तो इस क्लाउड्स पे क्या होगा, इन क्लाउड्स पे आएगी रबिंग की वजह से क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज। एक साइड में, एक ऊपर के साइड में क्या आती है, पॉजिटिव चार्ज, और डाउनवर्ड साइड क्या आती है, नेगेटिव चार्ज। किसकी वजह से, ड्यू टू मेथड ऑफ रबिंग ऑफ चार्जेस की वजह से। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगी एक जगह पे, ऊपर वाले साइड पे पॉजिटिव, और दूसरे वाले साइड पे क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज जब बहुत ज्यादा होगी तो अर्थ पे क्या आएगा, ये अर्थ की पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एक और मेथड है, मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रल बॉडी को इंटरेक्ट करवाते हैं, चार्जर बॉडी के साथ। ये चार्जर बॉडी क्या है, इस अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है, ये भी न्यूट्रल बॉडी है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्जड बॉडी जो है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहां की तरफ ट्रांसफर करवाएगा, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपोजिट पार्ट्स पे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट और अनलाइक चार्जेस रिपेल। तो यहां पे एक जगह से आई नेगेटिव चार्ज और दूसरे से क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। तो चार्ज, हम न्यूट्रल बॉडीज को ऐसे भी चार्ज बना सकते हैं, क्या हम इसको पॉजिटिव किसी चार्जर बॉडी के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, एक साइड में आएगी नेगेटिव चार्ज और दूसरे साइड में आएगी पॉजिटिव चार्ज। तो इस मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। तो क्या होगा, यहाँ पे जब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज अर्थ की पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाएगी, और पॉजिटिव चार्ज को, सॉरी नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, रिपेल। तो अर्थ पे भी क्या आई, ऊपर सरफेस पे क्या आई, पॉजिटिव चार्ज, और डाउनवर्ड सरफेस पे क्या आई, नेगेटिव चार्ज। याद रखेंगे यहां तक। When charges on clouds become very large, the eye, which is normally bad conductor of electricity, becomes good conductor of electricity. Thus, charges begin to flow. ध्यान देंगे आप क्या होगा।
अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अर्थ पे ड्यू टू इंडक्शन क्या आई, पॉजिटिव चार्ज, अपर सरफेस पे क्या आई पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही फॉर एग्जांपल ट्रीज पे क्या आई पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही ग्राउंड पे सरफेस पे क्या आई पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बिल्डिंग्स है उन पे क्या आई पॉजिटिव चार्ज, अपर सरफेस पे क्या आई पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जब ये चार्ज बहुत ज्यादा होती है क्लाउड्स पे तो क्या होता है, ये जो एयर है यहां से, ये नॉर्मली क्या होता है, एयर नॉर्मली क्या होता है, एयर नॉर्मली होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जब यहां पे बहुत ज्यादा चार्ज आती है ना तो ये एयर जो है ये बनता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आई। यहां पे ध्यान देंगे, ये पहले एयर जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमने पढ़ा है कि यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर नहीं होगी, मेटेलिक सरफेस से होती है। बट जब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इस क्लाउड पे चार्ज बहुत ज्यादा आएगी तो क्या होगा, यहां से ये चार्ज ट्रांसफर होगी टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ये एयर जो है ये बनेगा गुड कंडक्टर, अभी तक था बैड कंडक्टर, अब बनेगा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्जेस क्लाउड पे थी वो होंगी ट्रांसफर टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, कहां की तरफ होंगी, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे अब इस क्लाउड पे चार्ज तो नहीं रही, मतलब ये क्लाउड डिस्चार्ज हुआ, उसी डिस्चार्जिंग ऑफ क्लाउड को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग। ये बात समझ में आई कि नहीं। तो लाइटनिंग जो है इट इज एक्चुअली डिस्चार्जिंग ऑफ क्लाउड्स। कैसे डिस्चार्जिंग होगी, जब क्लाउड पे चार्ज आती है तो बहुत ज्यादा चार्ज आती है, तब ये क्लाउड जो है, क्लाउड के इर्द गिर्द जो एयर होता है जो नॉर्मली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बनता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और क्लाउड से चार्ज ट्रांसफर होती है टुवर्ड्स अदर बॉडी। इसी डिस्चार्जिंग ऑफ क्लाउड को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग। दिस मोशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस स्ट्रीक्स ऑफ लाइट एंड साउंड व्हिच इज कॉल्ड लाइटनिंग। अब ये जब ये चार्ज ट्रांसफर हो रही है यहां से यहां, ये बहुत ज्यादा चार्ज होती है और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे स्ट्रीक्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती हैं और क्रैकलिंग साउंड, बहुत ज्यादा मतलब भारी साउंड प्रोड्यूस होती है। उसी फिनोमेना को हम नाम देते हैं फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग। तो याद रखेंगे आप, क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ क्लाउड्स इज आल्सो लाइटनिंग बट एट मिनी स्केल। मतलब आपने जब गर्मियों में समर्स में आप कपड़े निकालते हो तो क्या होता है, आपको क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है, वो भी असल में लाइटनिंग है, क्योंकि आपके क्लॉथ्स जो है वो एक्चुअल में जब आप चलते हो या दौड़ते हो तो वो क्या हो जाते हैं, वो चार्जर बन जाते हैं। अब उनके पास चार्ज है आपके क्लॉथ्स के पास, जब आप निकालते हो इनको तो क्या होता है, ये चार्जेस आपकी बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। तो क्या हुआ, ये क्लॉथ्स जो है ये क्या हुआ, डिस्चार्ज कहां की तरफ, हमारी बॉडी की तरफ। तो इस डिस्चार्जिंग के दौरान क्या प्रोड्यूस होती है, एक क्रैकलिंग साउंड। तो वो भी असल में लाइटनिंग ही होती है, बट उसकी स्केल जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब नेक्स्ट जो है अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हमने समझा कि लाइटनिंग क्या होती है। अब लाइटनिंग से बचने के कुछ तरीके हम डिस्कस करेंगे, सेफ्टी मेजर्स फॉर लाइटनिंग। अगर आप घर के अंदर है, इनसाइड है कहीं पे, तो वो हम पहले देखेंगे वहां पे आपने क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। सबसे पहले, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक इलेक्ट्रिक वायर्स, टेलीफोन कार्ड्स एंड मेटल पाइप्स, दस कॉन्टैक्ट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग जो है ये इलेक्ट्रिक वायर्स या टेलीफोन कार्ड्स या मेटल पाइप्स पे पड़ सकती है, इसलिए ड्यूरिंग लाइटनिंग आप उन ना इलेक्ट्रिक वायर्स को हाथ में लेंगे, न टेलीफोन कार्ड्स, मतलब न टेलीफोन कार्ड से छेड़ेंगे, न मेटल पाइप्स को टच करेंगे, ताकि आप बच सकते हैं लाइटनिंग से। दूसरा, मोबाइल फोन्स एंड कार्डलेस फोन्स आर सेफ टू यूज। अगर आप मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं या कार्डलेस मींस वो फोन्स जो किसी वायर के साथ बंधे नहीं है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के दौरान बाथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग लाइटनिंग अगर आपके मतलब जो वाटर के साथ आप कांटेक्ट में आएंगे वो वाटर पे भी लाइटनिंग बढ़ सकती है और वो आपको शॉक दे सकती है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक टीवी, कंप्यूटर्स शुड बी अनप्लग्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग। अगर आप टीवी देख रहे हैं या कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, बट वो टीवी के साथ मतलब वो अगर कॉर्डलेस कंप्यूटर के साथ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, तो उसको आपने क्या करना है, चार्जिंग पे नहीं लगाना है या टीवी को नहीं लगाना है, क्योंकि वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लाइटनिंग कंडक्टर शुड बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट हाउसेस फ्रॉम लाइटनिंग। तो एक मेथड है
हाउसेस को लाइटनिंग से बचाने का, तो हम क्या करते हैं, हम अपने हाउस पे, ये फॉर एग्जांपल आपका हाउस है, इस हाउस के ऊपर आप एक मेटल का एक पोल लगा देते हैं और इस पोल को हम कनेक्ट करवाते हैं, मतलब इसको हम अर्थिंग करते हैं। पहले पोल लगा देते हैं, पोल की क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, मतलब इसको अर्थ के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। तो अगर लाइटनिंग इस पोल पे पड़ेगी भी तो वो कहां की तरफ, वो चार्ज कहां की तरफ ट्रांसफर होंगी, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, और तो हमारा हाउस जो है बच जाएगा। इसको हम कहते हैं लाइटनिंग पोल। तो लाइटनिंग कंडक्टर या लाइटनिंग पोल हम यूज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर हाउसेस। तो ये हुई इनसाइड। आउटसाइड अगर आप होंगे तो क्या करना पड़ेगा, नो ओपन प्लेस इज सेफ ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म्स। अगर आप किसी ओपन प्लेस पे हैं, ओपन प्लेस पे हैं, तो कोई भी ओपन प्लेस जो है वो लाइटनिंग के दौरान क्या नहीं है, वो सेफ नहीं है। रश टू द सेफ प्लेस व्हेन यू हियर थंडर, वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। जो ही आप थंडर स्टॉर्म सुनेंगे उसी वक्त आप सेफ प्लेस की तरफ जाएंगे और तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि थंडर स्टॉर्म्स या लाइटनिंग जो है वो रुक ना जाए। इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार, अ बस, देन इट्स सेफ टू बी इनसाइड विद विंडोज क्लोज्ड। बात समझ में आई। सबसे बेस्ट मेथड है, अगर आपने अपने आप को बचाना है लाइटनिंग से, तो क्या करना है, आप अपने एक मेटल सरफेस के अंदर रहना है। तो अगर आप गाड़ी में हैं तो सबसे सेफ प्लेस वो कार और बस है, क्योंकि कार या बस या कोई सी भी गाड़ी जो है वो किसकी बनी होती है, मेटल की, और मेटल के अंदर लाइटनिंग का कोई असर नहीं रहता है। तो याद रखेंगे, इसको हम कहते भी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको कहते हैं। जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो अगर कोई बॉडी मेटल के अंदर बंद है ना, तो उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्सेस का कोई असर नहीं रहता है। तो याद रखेंगे आप, ओपन व्हीकल सच एज बाइसाइकिल इज नॉट सेफ। अगर आप बाइसाइकिल या स्कूटर पे हैं तो वो सेफ नहीं है। कैरिंग ऑफ मेटल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अम्ब्रेला इज नॉट सेफ। याद रखेंगे, जब भी थंडरस्टॉर्म्स हो रही होंगी या लाइटनिंग हो रही होंगी तो आप अम्ब्रेला का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट, सिटिंग बीनीथ शॉर्टर ट्रीज इज सेफर देन सिटिंग अंडर टॉल ट्रीज। अगर आप फॉरेस्ट में फंस गए तो आपको चाहिए कि आप शॉर्टर ट्रीज के नीचे रहें, ना कि टॉल ट्रीज के नीचे। इफ यू आर इन ओपन फील्ड, मूव अवे फ्रॉम द ट्रीज। अगर आप ओपन फील्ड में हैं तो ट्रीज, टॉल बिल्डिंग्स और अदर कंस्ट्रक्शन से आपने बहुत ज्यादा दूर रहना है, ताकि आप इन लाइटनिंग से बच पाएंगे। नेक्स्ट फिनोमेना जो हमें पढ़ना है, दैट इज फिनोमेनन ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या होता है, द सडन शेकिंग एंड ट्रम्बलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। जो अचानक से हमारी अर्थ जो है शेक करती है या ट्रम्बल करती है, उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस डीप इनसाइड द अर्थ's क्रस्ट। याद रखेंगे, अर्थक्वेक जो है वो कहां, कैसे, क्यों आता है, क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंसेस होती है, कुछ ऐसा होता है हमारे अर्थ के क्रस्ट में, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो ट्रम्बल कर जाती है, शेक करती है। The Earth's crust is not a one piece, actually it is fragmented and each fragment is called tectonic plate। देखें, हमारी जो अर्थ है ये हमें एक ही, मतलब हमें असल में अर्थ का जो क्रस्ट है ये फ्रेगमेंटेड होता है। हमें दिखाई देता है कि ये एक ही है, मतलब पूरा क्रस्ट जो है वो एक ही स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअल में अर्थ का क्रस्ट जो है वो फ्रेगमेंटेड होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अर्थ का क्रस्ट है, तो यहाँ पे एक फ्रेगमेंट है इसका अर्थ का, ऐसे ये वाला फ्रेगमेंट अलग है और ये वाला फ्रेगमेंट अलग है। इन सारे फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग है, पैसिफिक प्लेट अलग है, इंडियन प्लेट अलग है, अरेबियन प्लेट अलग है। ये पूरा क्रस्ट जो है ये ब्रेक होता है, ये स्मॉल पीसेस में एक्चुअली, तो उनको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक, बात समझ में आई। These plates are in continuous motion। अब ये प्लेट्स जो है जो क्रस्ट को बनाती हैं, ये कंटिन्यूअसली मोशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये प्लेट यहां की तरफ मूव कर रहा होता है, ये प्लेट वापस यहां की तरफ मूव कर रहा होता है, ये प्लेट यहां की तरफ मूव कर रहा होता है, तो ये रैंडम मोशन में होते हैं। During motion, they collide with each other or brush past one another. This causes disturbance in the Earth's crust. This disturbance shows up as an earthquake on the surface of Earth। ये बात आप याद रखेंगे। अब ड्यूरिंग मोशन, अब देखो, ये साउथ अमेरिकन प्लेट फॉर एग्जांपल यहां की तरफ मूव कर रहा है और अफ्रीकन प्लेट यहां की तरफ मूव कर रहा होगा, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। या दूसरी बात, अगर फॉर एग्जांपल ये प्लेट यहां की तरफ जा रहा है, ऐसे ही इंडियन प्लेट भी यहां की तरफ जा रहा है, तो एक दूसरे को रब करेंगे, या तो कोलाइड करेंगे या तो रब करेंगे। तो इस रबिंग या कोलाइडिंग की वजह से क्या होता है, जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, ये क्रस्ट में जो है वो डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस होंगे और वही डिस्टर्बेंसेस फिर सरफेस ऑफ अर्थ पे हमें दिखाई देंगी एज एन अर्थक्वेक। तो since earthquake is caused by movement of tectonic plates, the places which are boundaries of the tectonic plates are more prone to earthquakes। देखें, अब अगर यहां पे आप देखेंगे
ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, मोशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर कोई जो प्लेसेस यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पे, फॉर एग्जाम्पल ये अफ्रीकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट देखेंगे आप, अगर कोई प्लेस जो इसकी इन दो के बीच में है, मतलब इस टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री पे, तो क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम क्लूजन होगा और मैक्सिमम डैमेज होगा। ये तो सिंपल सी बात है। The zones are called weak zones or fault zones। इन्हीं zones को, जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज होती है, इन्हीं zones को हम क्या कहते हैं, इन्हीं zones को हम क्या कहते हैं, इन्हीं zones को हम कहते हैं इन्हीं zones को हम कहते हैं fault zones या weak zones। आपने सुना ही होगा कि जो जापान में है उसमें बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जापान जो है ये 3 टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पे है, तो वहां पे इसीलिए क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं, वो अर्थक्वेक प्रोन होता है। ठीक, द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिचर स्केल। तो इसका मैग्नीट्यूड हम मेजर करते हैं किस पे, रिचर स्केल पर। अर्थक्वेक हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ हायर देन 7 ऑन रिचर स्केल इज कॉल्ड, वो होता है डिस्ट्रक्टिव। अगर किसी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7 हो किस पे, रिचर स्केल पे, तो हम कहते हैं कि ये अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। सेफ्टी मेजर्स फॉर अर्थक्वेक। अब अगर अर्थक्वेक तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होता है। तो हमें लाइटनिंग को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें लेने हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक। Houses and buildings should be made so they can withstand major tremors। आप क्या अपने बिल्डिंग्स और हाउसेज ऐसे बनाएं, इंजीनियर्स को कंसल्ट करें, ताकि वो विथस्टैंड करें, मतलब ताकि वो जब ट्रमर्स आएंगे और अर्थक्वेक आएंगे तो वहां उनको नुकसान नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन शुड बी मेड सिंपल सो दे आर क्विक सेफ। और अपनी कंस्ट्रक्शंस या हाउसेज को वो आप सिंपल रखें, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, ताकि वो सेफ रहे ड्यूरिंग अर्थक्वेक। प्रिकॉशंस इनसाइड होम। अगर आप होम के इनसाइड है तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपने लेनी है? टेक शेल्टर अंडर हार्ड स्ट्रक्चर एंड स्टे देयर टिल ट्रमर। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ रहा है और आप अपने घर में, तो आप क्या करेंगे, आप किसी हार्ड स्ट्रक्चर के नीचे बैठेंगे। फॉर एग्जांपल अगर टेबल है तो आप टेबल के नीचे बैठ सकते हैं और तब तक बैठेंगे वहां पे जब तक ट्रमर स्टॉप नहीं होंगी। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स। आप क्या करेंगे, टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट्स से दूर रहेंगे ताकि वो आपके ऊपर ना पड़ जाए। इफ यू आर इन ए बेड डोंट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद पिलो। अगर आप बेड में हैं, अगर आप सो रहे हैं तो क्या करें, आप खड़े नहीं होंगे, आप वहीं पे रहेंगे और अपने सिर को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर जो है या हेड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो आप सिर्फ अपने हेड को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रिकॉशंस आउटसाइड होम। अगर आप होम के बाहर हैं तो क्या आप कौन सी प्रिकॉशंस ले सकते हैं? मूव टू द क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग्स, टॉल ट्रीज एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन। अगर आप घर से बाहर हैं तो आप क्लियर स्पॉट की तरफ दौड़ें जहां पे कोई टॉल बिल्डिंग नहीं है, टॉल ट्री नहीं है या ओवरहेड इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक वायर्स ना हो, तो आप उस जगह की तरफ दौड़े। इफ यू आर इन ए कार बस डोंट कम आउट, आस्क ड्राइवर टू मूव स्लोली टू क्लियर द स्पॉट। अगर आप गाड़ी में हैं या बस में तो अच्छा जल्दी में आप बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है। आप ड्राइवर को कहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप हमें एक क्लियर स्पॉट की तरफ ले जाएं। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको लेने हैं जब आप ताकि आप अर्थक्वेक से प्रोटेक्ट रह सकते हैं। तो ये इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये कंक्लूड होता है। वी विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।